भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साकेत की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग साकेत का अष्टम सर्ग पढ़ेंगे। साकेत एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। अगर आप लोगों ने साकेत के अष्टम सर्ग के व्याख्याओं के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 6 तक हम लोगों ने साकेत की जो पंक्तियों को पढ़ा था, अब हम लोग उन्हीं पंक्तियों के आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। ओ निर्झर झर झर नाद सुना कर झड़ तू, पथ के रोड़ों से उलझ सुलझ बढ़ अड़ तू। ओ उत्तरीय उड़ मोद पयोद घुमड़ तू, हम पर गिरी गदगद भाव सदैव उमड़ तू। जीवन को तूने गीत बनाया गाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ को पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है निर्झर, इसका अर्थ है झरना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नाद, इसका अर्थ होता है आवाज। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए लाइन में लिखा हुआ है उत्तरीय, इसका अर्थ होता है ओढ़नी। इसी के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है पयोद, इसका अर्थ होता है बादल से। यहाँ पर शुरू करने से पहले एक बात बता देती हूँ, इन पंक्तियों का संदर्भ मैंने इस वीडियो में नहीं पढ़ाया है क्योंकि साकेत का पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने संदर्भ पढ़ाया हुआ है और वो संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो प्रसंग पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता रहता है। तो चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी वन में झरने से बातें करती हैं और उसे निरंतर आगे बढ़ने की सलाह भी देती हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से वन की सुंदरता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में बादलों का प्रसन्नता पूर्वक घूमने का वर्णन भी किया गया है। तो ये इन पंक्तियों का प्रसंग है। अब हम लोग इन पंक्तियों की व्याख्या को पढ़ते हैं। सीता जी झरने को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम निरंतर झरता हुआ झरझर का शब्द सुनाओ और रास्ते में बहते हुए कहीं रुक कर और कहीं बहकर तुम आगे बढ़ते रहो। और सीता जी आगे ओढ़नी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तू बादलों की भांति प्रसन्न होकर घूमो और मेरे प्रसन्नतापूर्ण भावों पर सदैव उमड़ती रहो। और इस प्रकार से तुमने मेरे जीवन को एक प्रकार का गीत बना दिया है। सीता जी कहती हैं कि इस प्रकार से मुझे इस कुटिया में राजभवन का सुख प्राप्त हो रहा है। तो ये था इसका अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में वन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। सेकंड है, निरंतर झरने से झरझर की आवाज से सीता जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वह झरने से
निरंतर आगे बढ़ने को कहती हैं। थर्ड है, प्रस्तुत पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी बोली का वर्णन किया गया है। फोर्थ है, इन पंक्तियों में प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ते हैं। सबसे पहले इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। ओ भोली कोल की रात भिल्ल बालाओ, मैं आप तुम्हारे यहाँ आ गई आओ, मुझको कुछ करने योग्य काम बतलाओ, दो अहो नव्यता और भव्यता पाओ, लो मेरा नागर भाव भेंट जो लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ पर शब्द बहुत कठिन नहीं है, जो इनका अर्थ यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए, नव्यता का अर्थ होगा नयापन और भव्यता का अर्थ होता है सुंदर। तो सबसे पहले हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से वन में रहने वाली मानव जाति का वर्णन किया है। इस मानव जाति में जो लड़कियां हैं, उनको माता सीता अपने पास बुलाती हैं और कुछ उनसे नया सीखने को और कुछ उन्हें नया सिखाने का भाव प्रस्तुत करती हैं। तो ये है प्रसंग। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में माता सीता जी कोल, किरात, भिल्ल आदि जो वन में रहने वाली मानव जातियां हैं, उनकी लड़कियों को संबोधित करते हुए माता सीता कहती हैं, ऐ भोली भाली बालाओं, हम तुम्हारे समीप आए हुए हैं, अब तुम हमारे पास आओ और मुझे कुछ कार्य करने हेतु प्रदान करो और कुछ हमको नया और सुंदर कार्य बताओ। इस प्रकार कुछ मुझसे ग्रहण करो और मेरा यह सुंदर भाव भेंट स्वरूप प्राप्त करो। इस प्रकार से माता सीता जी कहती हैं कि मुझे मेरी कुटिया में राजभवन का सुख प्राप्त हो रहा है। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें कि फर्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से वन में रहने वाली मानव जातियों का वर्णन किया है। सेकंड है, प्रस्तुत पंक्तियों की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। थर्ड है, इन पंक्तियों में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। फोर्थ है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोगों ने साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों के अर्थ को पढ़ा है। अगर आप लोग और भी पंक्तियों का अर्थ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। साकेत की पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।